एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में खास बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरा जिम्बाब्वे में शिकस्त पर। लाहौर एक बार फिर चलेंगे जहां अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान टीम से दूर रखने की वजह आपको क्या दिखाई देती है? मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज आपको पसंद नहीं करते या आपकी सिलेक्शन नहीं बनती टीम में? भाई ये कि पहले भी इस पे काफ़ी मैं जवाब दे चुका हूँ। भाई ये कि हफीज़ और शायद मिसबा की सिलेक्शन है उसकी लाइक नहीं कर रहे, वो टीम में नहीं आना दे रहे मुझे। और जहाँ तक मेरी ये पूरी पक्की खबर है कि ये दोनों जो है इंटरफेयर कर रहे हैं सिलेक्शन में। अगर ये ना करते तो मैं पाकिस्तान टीम में होता। चलें जनाब, और लाहौरी में हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं। अब्दुल कादिर साहब, टीम हार गई, उम्मीद नहीं कर रहे थे, बार बार बात हो रही थी कि जनाब नए खिलाड़ियों को खिला दें, नए खिलाड़ी होते तो शायद ये शिकस्त हज़म हो जाती। क्या कहेंगे आप? जी, मैं समझता हूँ जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीवर हूँ कि इंसान को क्रिटिसाइज विद सोल्यूशन करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐसी हार है, यानी कि मैं ये सोचता हूँ कि काश मैंने ये मैच ना देखा होता, ये सीरीज़ ना देखी हुई होती। लेकिन बात यह है कि दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और फिर ये है कि मुझे ये भी बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आपके जियो न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम देखा और उसके ऊपर मतलब ये है कि माशाल्लाह जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई थी और जिन्होंने कुछ भी नहीं खेला हुआ था, उन लोगों को चाहिए ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोइन खान साहब वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ वेटमोर मौजूद है, वहाँ दोनों कप्तान मौजूद है, वहाँ सीनियर प्लेयर्स यूनुस खान की शक्ल में मौजूद हैं। इसके बाद फिर मतलब ये है कि क्रिकेट बोर्ड को मतलब सेठी साहब को या क्रिकेट बोर्ड को इस तरीके के साथ बीच में इंडल्ज करना, मैं समझता हूँ कि ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी की फेवर नहीं करता हूँ कि आप सेठी साहब को ना करें, क्रिकेट बोर्ड को ना करें। लेकिन एक तो पहली बात यह है कि महज़बाना तरीके से अच्छे अल्फाज का चुनाव होना चाहिए और दूसरी बात कि बड़ी दलील पे बात होनी चाहिए। लेकिन ये तो एक अच्छा तरीका है। अब आते हैं कि भाई के जो भी प्लेयर हैं, जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर हमें सोचना होगा 2015 तक कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम उधर आ रही है। तो साउथ अफ्रीका की टीम जब आ रही है तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऐसे रेस करें कि जिससे सिलेक्शन कमेटी और जिससे ये है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपकी बातों को के ऊपर अमल करे और आगे फ्यूचर में अच्छी टीम बन सके। एग्जाम्पल, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि अब क्या होगा, यानी राहत अली ने 5 आउट कर दिए। क्या राहत अली विल बी ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम जो 11 बनेगी? उसके साथ ही मंजूर है, उसने आखिरी 2 मैचेस के अंदर 2 50 कर दिए। क्या वो भी एक मेंबर रहेगा? जबकि उसकी एवरेज जो है अभी तक वो 26 है। फिर हमें असद शफीक के बारे में, हफीज़ के बारे में, अजहर अली, ये तीनों बंदे भी फेल हो गए। ये वो सारी बातें हैं अभी, तो उसके ऊपर हमें डेफिनेटली जो है वो थिंक टैंक को भी बैठना चाहिए और हम जैसे जो प्लेयर हैं, जो सीनियर प्लेयर्स, उनको भी अपनी राय का इजहार करना चाहिए, जिससे कम से कम ये है कि फ्यूचर हमें कैसे जाना है 2015 तक। मैं तो पहले ही कह चुका था इस सीरीज़ से कि भाई इस सीरीज़ का फ़ायदा जितना भी होगा वो जिम्बाब्वे को होगा, चाहे वो बिल्कुल पाकिस्तान से क्लीन स्वीप कर दे तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसकी वजह क्या है कि भाई उनको अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ बॉलिंग करनी पड़ेगी और अच्छे बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग करनी पड़ेगी। सरफराज नवाज साहब, जिस तरह अब्दुल कादिर साहब फरमा रहे हैं कि राहत अली ने आउट कर ली है, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल कादिर साहब को लगता है कि राहत अली में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए आगे खेल सके। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ये देखें, यही मैं कहता हूं कि डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट का है। अब आप देखें, अभी तक इन्होंने कोई पेयर नहीं ढूंढा कि पेयर में जो बॉलिंग होती है वो पेयर मैच जिताते हैं। एक तरफ से कोई पहला आउट कर गया, दूसरे जैसे हमेशा हमने देखा है वसीम वकार पेयर, इमरान सरफराज पेयर, इससे पहले खान मोहम्मद, फजल महमूद पेयर। और ये पेयरों में अगर आप तब्दीलियाँ रोज़ करेंगे तो कैसे ये सेटल हो सकते हैं? और उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तीसरा चौथा बॉलर आप बेशक कोई फॉर्म ना करे, चेंज कर लें, लेकिन पेयर इन्होंने अभी डेवलप ही नहीं किया। अब आप जो कादिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है एक आपके प्रोग्राम के ऊपर, उसका मैं भी अफसोस करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने लहजा रखा, जिस तरह उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और भाई महज़ब तरीके से बात करें। नजम सेठी साहब जो भी हैं वो आप टीम को क्रिटिसाइज करें, उनके ऊपर नजम सेठी साहब से भी बात करेंगे। इस वक्त एक बार फिर वापस मैं चलता हूं अब्दुल कादिर साहब की तरफ। अब्दुल कादिर साहब, हमने बात की मोइन खान के हवाले से कि शिकस्त में कोच कप्तान के साथ मोइन खान का क्या रोल है, आप क्या कहेंगे? आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं।
देखिए, सरफराज नवाज साहब जो हैं वो हमारी तारीख के एक ऐसे लेजेंड हैं। वो जब भी बात करते हैं उनकी बात में बड़ा वज़न होता है और सरफराज नवाज की अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है, अपनी एक सोच होती है। वो उसके मुताबिक जो भी बात करते हैं, बात वो खुल के करते हैं, बहादुरी के साथ करते हैं। मैंने तो आपको पहले कहा कि भाई बात यह है कि अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं, तो भाई मोइन खान जो है वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी है, नॉट ओनली कि वो वहाँ पे एज ए मैनेजर गया। तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी उधर है, आपके सामने वेट मोर भी उधर है, दोनों कैप्टन भी उधर हैं, सीनियर प्लेयर्स भी उधर मौजूद हैं। तो भाई इन लोगों से सारे सवाल बनते हैं और बाद में क्रिकेट बोर्ड आता है कि उनके लिए आप ये बात करें कि भाई आप ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मोइन खान जो है वो उतना ही जिम्मेदार है जितना कोई भी शख्स, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए जिम्मेदार तो वो मोइन खान है, क्योंकि वो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं और उन्होंने टीम बनाई थी और वो सिलेक्शन कमेटी। चलें जी, मोइन खान भी शिकस्त के जिम्मेदार हैं, सरफराज नवाज साहब भी कहते हैं, अब्दुल कादिर साहब भी कहते हैं, लेकिन आमिर सोहेल को हम शो में शामिल करेंगे। आमिर साहब खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। आप सरफराज और कादिर साहब की बात से किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? वो अपनी बात जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई वो अपने आर्गूमेंट्स के साथ कर सकते हैं। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता जी। मैं फ़र्द वाहद के ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये आपका वेकअप कॉल है, आप इस वेकअप कॉल से जागिए और जो पाकिस्तान क्रिकेट को चीज़ चाहिए वो उसको प्रोवाइड कीजिए और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं। आप देखें, आपकी क्लब क्रिकेट ख़त्म हुई हुई है, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खामोश बैठा हुआ है। पिछले 10 साल से जो कॉन्स्टिट्यूशनली 2 टूर्नामेंट करवाने होते हैं हर रीजन ने, हर जोन ने, हर डिस्ट्रिक्ट ने, उसके ऊपर तो ये आंख ही नहीं रखे हुए, किसी ने कराया ही नहीं। मेरा ख्याल है चंद ही रीजन होंगे जिन्होंने कराया, बाकी तो किसी ने बॉदर भी नहीं किया। जब आपकी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट नहीं होगी या आपको कहाँ से टैलेंट मिलेगी, आपकी क्रिकेट ने कहाँ पे आगे जाना है। फर्द वाहद की बात बंद करें, सिस्टम क्रिएट करने की बात। चलें, फर्द वाहद की बात नहीं कर रहा, कप्तान की तो बात कर सकता हूँ। आमिर सोहेल साहब, मिसबाह-उल हक को आप कहाँ देख रहे हैं? उनको क्या करना है आपने? लोग बात करें सोच तब्दील कर दो, लेकिन मिसबाह-उल हक तो तब्दील नहीं हो रहे। देखिए यार, सबसे पहले तो आपने जहाँ तक मिसबाह-उल हक की बात की है, बात सिंपल सी ये है कि आप ये देखें कि उमर अकमल 2008 के करीब पाकिस्तान टीम में आए। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, लेकिन असद शफीक भी उनमें शामिल है, लेकिन अभी तक कोई प्लेयर जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया अपने आप को। क्या ये प्लेयर का फॉल्ट है? मेरा नहीं क्या ख्याल कि प्लेयर का फॉल्ट है। आपका जो सिस्टम है वो प्लेयर की ग्रूमिंग नहीं करवा रहा। अब ये मसला है कि अगर आपका सिस्टम प्लेयर की ग्रूमिंग नहीं करवा रहा और ये प्लेयर जो आज भी बॉर्डर लाइन केसेस है पाकिस्तान टीम में, तो आप मुझे ये बताएं कि आप मिसबाह का क्वेश्चन किस तरह उठा सकते हैं। और साथ में मैं मिसबाह की भी बात बताऊं, क्योंकि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो क्रॉस रोड के ऊपर है इस वक्त। मिसबाह की आप बात करें, मिसबाह का याद है आपको जब उन्होंने 2010 में स्पॉट फिक्सिंग के बाद जब टेक ओवर किया पाकिस्तान टीम को, तो वो पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही अबू धाबी में सीरीज़ और दुबई में खेले। आपको याद होगा डेड पिचेस बनी, बोरिंग टेस्ट मैचेस हुए, दोनों ड्रॉ हुए। अब 3-4 साल के अरसे के बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं की वहीं खड़ी है। अब आप दोबारा वहां पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जाएंगे, वही डेड विकेट बनाएंगे और वही डेड करने की कोशिश करेंगे। चलें, कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि अब ऐसा ना हो आमिर सोहेल साहब। लेकिन अब एक बड़ा अहम सवाल अब्दुल रज़ाक, आमिर सोहेल और सरफराज नवाज साहब आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से हार गई। लोग बात कर रहे हैं कि कप्तान की डिफेंसिव हिकमत अमली जो है, 2 फास्ट बॉलर के साथ खेलना जो है वो पाकिस्तान टीम की नाकामी का सबब बनी है। आखिरी 11 टेस्ट मैचों में सरफराज नवाज साहब, हम 2 फास्ट बॉलर से खेले हैं। क्या ये अक्लमंदी है? क्या ये दिफाई हिकमत अमली है? क्या ये शिकस्त का परवाना है? देखें, जिम्बाब्वे में यह तो वादिया है कि ये जो मिला हुआ एक टोला और दुबई की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें मोइन के अलावा बासत भी शरीक है। उमर अकमल को निकालने में बासत का बड़ा हाथ है और हफीज और उसके साथ मिसबाह ये भी उसी टीम में खेलते हैं। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि एक तेज बॉलर निकालने इसलिए निकाला गया क्योंकि हफीज अनफिट हो गया ओडीआई में और उसको अकोमोडेट करना था और उसने चूंकि बॉलिंग नहीं की, इन्होंने अब्दुल रहमान को डाल लिया ताकि एक और स्पिनर की तो जरूरत थी, चाहिए था। हफीज को विड्रॉ करता अगर फिट नहीं था, अगर फिट था तो फिर रहमान की जगह एक फास्ट बॉलर आना चाहिए था। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इससे बैलेंस ऑफ द टीम और डिस्टर्ब हुआ है। और उसमें आप देखें 2 तेज बॉलर पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं और आप अगर इसको विजुलाइज करें टोटल
तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के बॉलर ने तकरीबन पाकिस्तान की 30 में से 23-24 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर देख लें, 5 विकेटें राहत ने ली, फिर 2 ली, उसके बाद 4 विकेटें फिर आपके जुनैद ने ली। फास्ट बॉलर वर डूइंग वेल और उनको चाहिए था 3 फास्ट बॉलर अगर खिलाते तो रेस्ट मिलता और ज्यादा जनरेट कर सकते थे पेस को और ज्यादा इफेक्टिव हो सकते थे। रिवर्स स्विंग भी हो रहा था, गेंद किक भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने स्पिनर के ऊपर ये सारा, मैं कहूंगा कि प्रोफेसर हफीज की वजह से ये सारा किया गया और टीम की सारा आउट ऑफ बैलेंस करके पाकिस्तान का ये नतीजा निकला। अब्दुल रज़ाक साहब, आप क्या कहेंगे? एक मीडियम फास्ट बॉलर से आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, आप समझते हैं कि 2 फास्ट बॉलर एक टेस्ट मैच के लिए काफी होते हैं, या आप समझते हैं कि आप अपनी टीम को खुद दिफाई हिकमत अमली की तरफ लेकर जा रहे हैं, शिकस्त के गढ़े की तरफ लेकर जा रहे हैं, और कप्तान का, मैनेजमेंट का 2 फास्ट बॉलर के साथ खेलना गलत फैसला था? भाई अगर सबसे पहले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में बात करूंगा, और जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो वो जब टेस्ट मैच होता है तो पर ओवर 4 रन के हमें खेलते हैं जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ये मिसबाह हक को चाहिए था कि अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दें कि इन टीमों के खिलाफ आप पर ओवर में, हर ओवर में 4 रन करने हैं। तो थोड़े से इससे ज़रा डिफेंसिव हो गए, पता नहीं क्यों स्लो खेले हैं, मुझे कुछ समझ नहीं। स्ट्राइक रेट इनके देखे बैट्समैनों के अंडर 50 हैं सबके, तो ये शो करता है कि आप पैनिक हुए हुए हैं। अब जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ आप पैनिक होंगे तो फिर वो कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं? ये तो आपका टैलेंट है, आप उनको पर ओवर 4 स्कोर करना है, आपको ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए बैट्समैनों को। तो अगर ये इस तरह की हिकमत अमली करते, पॉजिटिव रहते, तो पाकिस्तान 9 वे कभी भी कोई टेस्ट मैच नहीं हारता इनसे, और बड़े आराम से 3-3 साढ़े 3 दिन में मैच खत्म हो जाता। ये डिफेंसिव रहे और इन्होंने खुद अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश की, इसलिए पैनिक हुए, और जिम्बाब्वे की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने डिमोरलाइज किया इनको। 2 फास्ट बॉलर से खेलना एक दिफाई फैसला था कि तेज बॉलर सरफराज नवाज को आपने सुना, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने भी इस फैसले के खिलाफ बात की। अब अपने वक्त के जारहा मिजाज कप्तान आमिर सुहेल इस पर क्या राय रखते हैं? आमिर, आप क्या कहेंगे? क्या ये वाकई दिफाई हिकमत अमली थी या वक्त का तकाजा था? देखिए याया, सबसे पहले तो आपको जो है वो एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है सारे प्लेयरों का। उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा पाकिस्तान टीम का आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखिए, आपने काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करके देख लिया, लेकिन आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा रही। मिसबाह को जो चीज़ सीखने की है, 3 फास्ट बॉलर खिलाना सीखना चाहिए उसको, और उनसे काम किस तरह लेना है। और ये इतने ज़्यादा स्पिनर देखे या जो जिम्बाब्वे में जो आपकी शिकस्त की वजह बनी है चीज़, वो है फास्ट बॉलर्स का ना खेलना। देखे, कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी लिमिटेशन है, जिनको बाउंसर हो तो वो डर जाते हैं, और जो लिमिटेड प्लेयर होते हैं वो स्पिनर को किसी ना किसी तरह मैनेज कर जाते हैं, क्योंकि स्पिनर के पास बाउंसर नहीं है। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग था जिम्बाब्वे सीरीज़ में। बात सिंपल सी है, आपको सोचना है सही तरीके से आपकी क्रिकेट जो है वो कहाँ पे लैग कर रही है। इसको क्रिटिसाइज कर दो, उसको कर दो, कुछ नहीं होना, सिस्टम लेके आए, आपकी क्रिकेट जो है शायद हो जाए। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक साहब कि आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद रहे। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है एक छोटा सा ब्रेक और बाकी है, और ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों की गुफ्तगू लेकर हम चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब के पास। वो इन तमाम तनकीदों का, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान टीम की नाकामी का, खराब कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस सब कुछ का जवाब हम लेंगे नजम सेठी साहब से एक ब्रेक के बाद। तुम अच्छे हो वो बुरा है और उसको तो होना ही नहीं चाहिए। हम ये बात आज के इस शो में बिल्कुल नहीं कर रहे। टीम हार गई है और टीम की कारकर्दगी पर क्या कह रहे थे सरफराज नवाज, अब्दुल कादिर, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक और आमिर सुहेल, ये सब कुछ आपने देखा, ये सब कुछ आपने उनकी खुद जबान से सुन लिया। और अब चलते हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब के पास। सेठी साहब, शो में आपको कहूँगा खुशामदीद, हम हार गए हैं, यह हकीकत है, तारीख के औराख का ये बात हिस्सा बन चुकी है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से आपको अफसोस होगा, कप्तान अलग अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन अवाम का सिर्फ एक सवाल है कि जो खिलाड़ी खराब कारकर्दगी दिखा चुके हैं, क्या उनको लाइन हाजिर किया जाएगा? जो बाहर बैठे हैं उनको मौका मिलेगा? अफसोस का तदारुक होगा या नहीं? नहीं आया, ऐसे है कि हार जीत तो होती है, मगर आप देखें पिछले 3 माह में जितने भी सीरीज हुई हैं, अंडर 19,
की जो सीरीज़ थी, फिर जो 23 की थी अंडर 23, तो मतलब है कि फिर वेस्ट इंडीज़ का दौरा, तो जनरली तो बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। मगर ये कहने के बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि जब हार होती है तो बड़ी मायूसी होती है, और स्पेशली एक कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ जब एक नेशनल टीम हारे और उसकी रैंकिंग जो है वो 6 नंबर पे आ जाए तो जाहिर है मायूसी होती है। मगर मतलब है इसका ये मतलब नहीं कि आसमान गिर गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि गलतियां होती हैं, कप्तान से भी होती हैं, सेलेक्टर से भी होती हैं, लड़के कुछ क्लिक करते हैं, कुछ नहीं करते, ये क्रिकेट में चलता रहता है। तीसरी बात ये है कि जब भी कोई सीरीज़ ख़त्म होती है तो फिर तज्जिया लिया जाता है, और तज्जिया मीडिया भी लेता है, एक्सपर्ट्स जो बाहर बैठे हुए वो भी लेते हैं, उनकी मजमून भी आते हैं, सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, सीखी जाती हैं, एवरेजेस देखे जाते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ी जाती हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है फिर सेलेक्टर्स जो हैं वो अपना काम करते हैं। तो इस तरीके के साथ सारा वक्त रद्द-बदल तो होता रहता है और जायज़ा लिया जाता है, और अब भी जायज़ा लिया जाएगा। सेठी साहब, कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था आपस की बात, मुनीफ फारूक ने आपसे सवाल किया और आपने कहा ये जो तनकीद कर रहे हैं ना खिलाड़ी, इनको बोर्ड में नौकरी चाहिए। आज भी मेरे प्रोग्राम में कई खिलाड़ी थे, आमिर सुहेल, सरफराज नवाज, अब्दुल कादिर, अब्दुल रज़ाक, शाहिद आफरीदी, आप इनकी बात तो नहीं कर रहे थे कहीं? जी सेठी साहब। नहीं, वो आपको खुद ही पता है, आपको कोई साहब हैं वो कहते हैं जी कि ये हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, कोई कहता है जी वो फिर चली जाती है टीम इंडिया। ये जो फैसलाबाद वुल्व्स हैं वो अभी हमसे पूछ लेते, हम उन्हें बता देते किस स्टेज पे मामला है और जाने का क्या इम्कान है या नहीं है, हमें पूछा ही नहीं और खुद ही तबसरे कर दिए। तो पूछ लेते। फिर कुछ साहब हैं वो ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान के साथ उन्हें लिफ्ट नहीं करानी चाहिए और हमें अपना करना चाहिए। अरे भाई, आप इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल है, और इंडिया इस वक्त लीडिंग रन गेटर है, लीडिंग प्लेयर्स है, सारी दुनिया इंडिया को खेलना चाहती है और सारा पैसा वहाँ है, और पैसे के बगैर कोई बोर्ड नहीं है। आप सबको इस बात का इल्म होना चाहिए याया कि सारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो पीसीबी फंड करता है। एक धेले की आप चलो एक आध जियो वगैरह वाले थोड़े बहुत स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, मगर सारा कुछ तो नीचे से लेके क्लब से लेके ऊपर तक पीसीबी फाइनेंस करता है। और तो पैसे कहाँ से आते हैं? कोई स्पॉन्सरशिप्स तो एक आधी होती है ना यहाँ की, 10 लाख की होगी, 20 लाख की होगी, मगर अरबों की जो तादाद जो पैसे आते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से आते हैं, आपको मीडिया राइट से आते हैं, आईसीसी के फिक्सचर्स से आते हैं। तो ये कहना कि जी वो इंडिया बड़ा मगरूर है, ये है वो है, अरे भाई हमारी ज़रूरत है कि वी शुड प्ले इंडिया, हमारे प्लेयर्स की ज़रूरत है कि दे शुड गो एंड प्ले इन इंडिया। वी वांट इंडिया टू कम एंड प्ले हियर, वी वांट टू गो टू इंडिया एंड प्ले। दिस इज पार्ट ऑफ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द पीसीबी। सारी दुनिया लाइन लगा के बैठी हुई है कि हम इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं ताकि पैसे बने और रेटिंग्स बढ़े, और आप यहाँ लोग जो हैं वो इसको एक ऑनर की बात बना लेते हैं कि जी इंडिया ने ये कर दिया तो ये हो गया। ये कोई दिस इज नो, ये शोज के कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना क्रिकेट एज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट और क्रिकेट एज बिजनेस और इंडीड डोमेस्टिक क्रिकेट। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी अफसोस होता है कि भाई पूछ लें, हमारी एक मौक़िफ़ है वो सुन लें। और यही मैं अपने अदलिया वाले दोस्तों को भी, जजों को भी यही कहता हूं कि आप स्टे ऑर्डर्स दे देते हैं, एक नोटिस दे दें हमारे लोगों को कि आके हाँ हमसे पूछ लें कि हम भाई आपके खिलाफ ये एक नोटिस आया है, हम स्टे देने से पहले आपका पूछना चाहते हैं, तो एक पूछ लें हमसे, उसके बाद फैसला कर दें कि जी स्टे देनी है या नहीं देनी। वो पूछे बगैर ही हर चीज़, तो इतनी रुकावटें क्रिएट हुई हुई हैं याया कि मुझे समझ नहीं आती कि हम पीसीबी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। सेठी साहब, आपके लिए मेरी नई ख्वाहिशात है, चेयरमैन की हैसियत से राह में आने वाली हर रुकावट को दूर करें, लेकिन हार गए तनकीद तो होगी, बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी आपको। अब ये बता दीजिए मुस्तकबिल के बारे में आपने क्या सोचा है? जनूबी अफ्रीका में यही खराब कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी खेलेंगे? 2015 वर्ल्ड कप में कुछ तब्दीलियां होंगी, कप्तान बदलेगा, अब्दुल रज़ाक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस तमाम बातों पर आप? जी सेठी साहब, सेठी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप?
नहीं, देखिए ये 2-3 बातें हैं, बहुत अहम सवाल है, मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपकी और मीडिया की और हमारे एक्सपर्ट्स की क्या तजवीज़ है? हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए या जो कि 2 साल के बाद है, या कि हमें ये अगले 2 माह में जो मैचेस आ रहे हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो फिर यंगस्टर्स को ग्रूम करना पड़ेगा, और जो अभी लोग जो अच्छे नहीं खेल रहे उनको मौका पर मौका देना पड़ेगा। और अगर अगले मैचेस का देखना है तो फिर कुछ बूढ़े लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, ताकि एक बैलेंस रहे। तो ये फलसफे की बात है, और आप या एक बात या दूसरी बात, दोनों बातों में से एक को चूज करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हाँ, मैं चाहता था कि हमारी एक नई सिलेक्शन कमेटी आए, मगर अदालत ने मेरे हाथ बांध दिए, हम नई सिलेक्शन कमेटी नहीं ला सके। मगर ये भी जो सिलेक्शन कमेटी है, इनका कारकर्दगी बुरी नहीं है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। मगर क्योंकि एक नया चेयरमैन आया है, एक नया दौर का हम इंतजार कर रहे हैं, मैं और भी बहुत से स्वीपिंग चेंजेस करना चाहता हूं, तो उसमें फिर हम जरूर नए सिरे से शुरू करेंगे, और उसमें जो लोग बाहर बैठे हैं, जिनकी बड़ी विजडम है, जिनके पास अकल है, उनको साथ लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नजम सेठी साहब, हमें वक्त देने के लिए। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में आना पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन की गुफ्तगू, और आखिर में चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए वो कितने पुरुम्मीद हैं, और खराब कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के साथ क्या किया जाएगा, ये सब कुछ आपने इस शो में देखा। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo-news, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, शो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, score@geo.tv। आज के प्रोग्राम में आपसे चाहेंगे इजाजत, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।